तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अभी हम लोग इस वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और नो डाउट सारे ही क्वेश्चन आपके धमाकेदार होने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चन को आप लोग पहले खुद से ज़रूर से ट्राई करना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। पहला क्वेश्चन में बोला गया है नीचे दिए गए बटन का मध्य आपको दे रखा है, तो के का मान बताओ क्या होगा, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका किसका है, स्टैटिस्टिक चैप्टर से पूछा गया था, यानी सांख्यिकी का क्वेश्चन पूछा गया था। अब चूंकि यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि देखो ये ग्रुप डेटा से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ठीक है। आपने अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन बनाया होगा, मध्य निकालते होंगे, मध्यिका निकालते होंगे या फिर बहुलक निकालते होंगे। ये ग्रुप डेटा से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे थे। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में आपसे के का मान पूछा है, मध्य आपको दे रखा है। एग्जाम में ऐसी घुमा घुमा के शिफ्ट बाय शिफ्ट पूछा जा रहा था। आपको के छोड़कर आपको डायरेक्ट बोल दे रहा था कि मध्य निकालो क्या होगा। बात समझ रहे हो। तो वैसे ही अगर बात करें यहाँ पर आपको इस वाले क्वेश्चन में वर्ग यानी आपको इन क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 10, ये इंटरवल दे रखा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और ये बारंबारता भी दे रखा है आपको, यानी फ्रीक्वेंसी दे रखा है 8, 10। यहाँ के का मान आपको बताना है और ये आपका 6 और 12। क्लियर। तो अब आपको के का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला पता होगा। मीन का अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं एक्स डैश ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखो ये क्लास इंटरवल आपको दे रखा है, ठीक है। ये वर्ग आपको दे रखा है क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20। तो पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको चेंज करेंगे। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। चूंकि यहाँ पर आपको पता है ये तो फ्रीक्वेंसी हो गया, ये मैं एक्स मान लेता हूँ। अब देखो ये क्लास इंटरवल है, एक क्लास का लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे रखा है, तो हम लोग क्या करते हैं इसका मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। मिड वैल्यू की बात करें यानी बीच वाला वैल्यू, तो 0 और 10। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, यानी ये आपका 5 आ गया। यानी इस क्लास का यानी इस वर्ग का यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मिड वैल्यू 5 हो जाएगा। उसी तरीके से 10 और 20, 30, तो ये क्या हो जाएगा 15, 25। ये आपका कितना हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 45। बोलो क्लियर है। यहाँ पर मैं टेबल नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट इसी में बना ले रहा हूँ। अब आप देखो ये x हो गया, ये f हो गया। बस आपको क्या निकालना था, समेशन ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 गुना 5 40 प्लस 150 गुना कर ले रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 के प्लस 35 गुना 6 यानी 210 हो गया, प्लस 45 गुना 12 यानी कितना हो जाएगा आपका ये 540। ठीक है। ये आ गया समेशन ऑफ एफ एक्स। जोड़ लेते हैं इसको भी जल्दी से, 40 और 150 190 और ये आपका 400 और 400 ये 940, यानी कितना आ गया मेरा 940 प्लस 25 के। ये समेशन ऑफ एफ एक्स है। और टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है ये भी जोड़ लेते हैं, 10 और 8 18, 18 6 24 और 24 और ये 12 36, यानी 36 प्लस के। ये मेरा क्या निकल के आता, जब हम इसको सॉल्व करते ये मेरा मध्य निकल के आता, क्योंकि मध्य आपको पहले से दे रखा था, तो इसको इसके साथ इक्वल कर ले रहे। अब आप यहाँ से के का वैल्यू नहीं निकाल लोगे आसानी से, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ये 940 प्लस 25 के और यहाँ पर क्या है आपका, सॉरी ये 26 है ना, ठीक है। 26 गुना 36, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 936 और यहाँ पर आपका प्लस 26 के। अब यहाँ 25 के को यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा के इक्वल टू 4। तो ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ आया होगा। और ये मैंने चैप्टर वाइज जब मैंने आपको ग्रुप डी के लिए जब बहुत पहले स्टैटिस्टिक का वीडियो दिया था, सब मैंने बताया था कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। हालांकि 2018 में कुछ रेयर शिफ्ट में आपके ग्रुप डेटा से क्वेश्चन पूछे जा चुके थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका सीरीज का है, इसको ट्राई करो। मैंने बताया ना पिछले वाली वीडियो में, सीरीज से क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में, तो पूरा विश्वास है सीबीटी 2 में भी पूछा जाएगा, ग्रुप डी एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको गुणनफल ज्ञात करें, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप आंसर इसका बता सकते हो कि क्या होगा, ठीक है। कुछ लोग डायरेक्ट इसको देखेंगे थोड़ा डर जाते हैं।
बट आप थोड़ा ध्यान से देखो, चीज़ों को समझो कि यहाँ पर इसका कोई प्रोडक्ट करना है तो प्रोडक्ट में रिजल्ट आपको मिलेगा क्या। अगर मैं एक देखो इसको पहले अगर पहले वाले को अगर आप ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि देखो ये सब माइंड में होना चाहिए, ठीक है। आप इसको अगर देखोगे, इसको सॉल्व करोगे अंदर में, तो क्या हो जाएगा, ये x+1 - 1 डिवाइडेड बाई x+1, बोलो यही होगा ना। उसी तरीके से अगर दूसरे को देखोगे, इसको भी अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो ये क्या आ जाएगा, x+2 - 1 डिवाइडेड बाई x+2, ठीक है। उसी तरीके से आप आगे भी देखोगे तो x+3 - 1 डिवाइडेड बाई x+3। अब एक नेक्स्ट स्टेप जैसे लिखोगे आप खुद ही समझ आ जाएगा। अब ये से यहाँ से ये खत्म हो गया, यानी ये क्या आ गया, x/x+1 आ गया। उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये x+1 आ गया, नीचे क्या आ गया, x+2 आ गया। देखो ये मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि यहाँ पर हर किसी को समझ आए। होता है आपको समझ आ गया होगा, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको समझ नहीं आता, उनके लिए बस मैं केवल स्टेप लिखता हूँ, ठीक है। तो 3 से 1 जाएगा 2, तो ये अब आप समझ गए x+3। अब आपको देख के समझ नहीं आ रहा, ये सब तो प्रोडक्ट में है ना। नंबर को ध्यान से देखो, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, ये इसी तरीके से आगे कट जाएगा। लास्ट में देखो, लास्ट में आपको समझ में आना चाहिए था, लास्ट में भी क्या होगा, यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x - 1 और नीचे आ जाएगा 2x, ठीक है। मगर उससे पहले, क्योंकि सीरीज है, ये सीरीज है, ये 2x है, तो इससे पहले क्या होगा, 2x - 1, यानी आप देखोगे सब कटता जाएगा, ये भी कट जाएगा, आपका करने की जरूरत नहीं है, केवल आपका बच जाएगा x/2x, यानी x/2x ही आपका बचना है। और जिसमें से x भी कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 1/2 ही आएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए, अब ऐसे इसी क्वेश्चन में नंबर x का जगह दे के भी आपको गुमराह किया जा सकता है, बात समझ रहे हो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। फिर से आपका ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया था आपका। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन देखो, ये 2 पॉइंट दे रखा है आपको, बोला 2 पॉइंट से होकर गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें। यानी कोई 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन आपका पास हो रहा है, उसी स्ट्रेट लाइन का आपसे इक्वेशन पूछा है, ठीक है। बता दो, बनाने का जरूरत नहीं है, आप स्मार्टनेस दिखाओगे तो आपको पता है। अगर कोई भी, मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था, कोई भी पॉइंट से अगर कोई लाइन पास हो रहा है तो वो पॉइंट जरूर उस लाइन को होल्ड करेगा, मतलब करेगा। आप डायरेक्ट पुट करके चेक कर सकते थे कि कौन सा पॉइंट कौन सा इक्वेशन को होल्ड कर रहा, वही मेरा आंसर होगा, बात खत्म। डायरेक्ट आप चेक कर सकते थे। अगर किन्हीं को नहीं भी आता फॉर्मूला अगर आप भूल भी गए हो, बस इतना तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से कोई लाइन गुजर रहा, तो ये पॉइंट इस लाइन का इक्वेशन को होल्ड करेगा ही करेगा, बात खत्म। तो आप चेक कर सकते हो। वैसे अगर बात करें, अगर बनाने की बात करें, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद कर लो। कभी भी 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से अगर आपको स्लोप निकालने बोला जाए तो ये भी नोट कर लो। 2 पॉइंट से अगर आपको स्लोप निकालने बोला जाए तो कैसे निकालेंगे, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, ठीक है। जब कोई 2 पॉइंट दे दिया जाए, अगर जैसे कि बात करें, अगर आपको यहाँ पर आप स्लोप निकाल दिए 2 पॉइंट से, अब इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट से आप जब आप इक्वेशन ड्रॉ करोगे तो y - y1 और ये m x2 - x1। ध्यान दीजिएगा, ये m क्या होता है, यही स्लोप होता है, ठीक है, यही स्लोप होता है। यानी अगर आप इसको थोड़ा सा अगर इसको घुमा दोगे तो ये चीज़ वही हो जाएगा, नीचे ले आओ इसको, x2 - x1 कर लो, ठीक है। और यहाँ पर m का जगह पे, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, और ये m का जगह पे वही लिखेंगे जो स्लोप निकाले हैं। जैसे कि, क्योंकि आप इक्वेशन बनाने के लिए आपको स्लोप पता होना चाहिए कि उस लाइन का कितना ढाल है, तभी तो आप उसका इक्वेशन बना पाओगे ना। और ये इसी तरीके से, समझे, वही चीज़ है, घुमा फिरा के सब वही चीज़ है। तो बस आपको निकाल सकते हो, बना के देखना, इजीली आप बना लोगे, ठीक है। यहाँ पर मैं हालांकि इसको सॉल्व भी कर देता हूँ, ठीक है। फार्मूला जैसे कि मैंने लिखा था, उम्मीद करता हूँ आपने नोट किया होगा। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो y - y1, अब देखो x1 हो गया, ये y1 हो गया। आई होप ये सब पता होगा कम से कम, x1 y1। अब वीडियो देखना मेरा, मैंने सब अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है। y - y1 मैंने बोले तो 5। स्लोप की बात करें तो स्लोप डायरेक्ट निकाल लेते हैं, तो y2 - y1, यानी 3 में से 5 जाएगा, -2, x2 - x1, 1 माइनस ये माइनस ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा आपका स्लोप हो गया, निकल गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा,
x माइनस x1, तो x का x हो गया, x1 क्या है मेरा, ये आपका 2 आ गया निकल के। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3y, ये 3y आ गया यहाँ पास, और ये 5 3 15 आ गया, और यहाँ पर -2x और माइनस माइनस माइनस, और ये 2 2 4। अब इसको आप देखोगे तो 3y को यहीं रखते हैं, इधर इसको यहाँ ले आते हैं और इसको यहाँ लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा -11 = 0। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा बताओ? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? एक क्वेश्चन इसको देखो जल्दी से। यहाँ पर देखो क्या बोला है कि 34 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर की भुजाएं वाले आयत को पुनः निर्मित करके एक समचतुर्भुज बनाया गया जिसका परिमाप आयत के बराबर है। तो इसके एक कोण का माप अगर 120 डिग्री है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं फिर से वही बोलूँगा, एक बार मोबाइल स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लेना, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूँ ना सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के कट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इसीलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन को इंग्लिश नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, 34 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर भुजाएं वाले आयत को पुनः निर्मित करके, यानी एक कोई रेक्टेंगल है जिसका आपको लेंथ ब्रेथ आपको दे रखा था, मान लो 34 और ये 18, इसको रिकंस्ट्रक्ट करके, ठीक है, इसको पुनः निर्मित करके एक किसके फॉर्म में बनाया गया, एक समचतुर्भुज के फॉर्म में बनाया गया। यानी इसको एक निर्मित करके, मतलब इसी को रिकंस्ट्रक्ट करके इसको एक रोम्बस का फॉर्म में दिया गया। आप इसको ऐसे आप समझ सकते हो, इसी को अगर आप रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है, और इसको एक रोम्बस के फॉर्म में बनाया गया। अब आपको वही बोल रहा है जिसका परिमाप आयत के बराबर, यानी इसका जो पेरीमीटर था इसका भी पेरीमीटर के बराबर होगा, ठीक है, ये आपको पहले ही बोल दिया है। अब क्या बोला है, इसका एक कोण का माप 120 डिग्री होगा, यानी एक कोण का माप, अब आपको ये भी बोल दिया कि एक कोण का माप अगर 120 डिग्री है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बताना है, बताओ क्या होगा। बस यही क्वेश्चन है, यानी उस रोम्बस का एरिया पूछा है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ। सबसे पहले आपको पता है रेक्टेंगल का अगर मैं पेरीमीटर की बात करूँ तो आपको पता है 2l + b, यानी 34 और 18 को जोड़ोगे तो कितना होगा 42, 52, 52 का डबल 104। 104 बोले तो आप समझ चुके हो कि 104 मतलब क्या हो जाएगा, और आपको पता है रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है, यानी आपको क्या हो जाएगा 26, 26, 26, 26। आप जानते हो रोम्बस का प्रॉपर्टी, अगर इसको इसके डायगोनल से अगर हम काटेंगे, इसका दोनों डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर बनाता है, ये आपको पता होगा। अगर हम इसका एक डायगोनल से भी अगर हम इसको काटते हैं तो दो अलग अलग ट्रायंगल बन जाता है, इक्वल, अलग अलग नहीं, दो इक्वल ट्रायंगल में बढ़ता है। तो वैसे ही अब आप समझो कि आपको यहाँ पर एक एंगल दे रखा है 120 डिग्री। अब आप नहीं बना लोगे आसानी से, आपके पास ये एंगल है, साइड आपको पता है, तो आप एरिया आसानी से निकाल लोगे। तो बस वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया था। फॉर्मूला क्या हो जाएगा a × b, तो यहाँ पर a क्या है 26 और b भी क्या है, दोनों साइड 26 26, क्योंकि आजू बाजू का साइड आपके पास है। तो एरिया मेरा क्या हो जाएगा 26 × 26 × साइन 120 डिग्री। बस इसको सॉल्व कर लो। चूंकि यहाँ पर हाफ मैंने नहीं लिखा, क्योंकि दोनों का अगर एक टोका निकालेंगे तो हाफ, और जब दोनों का से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ हाफ खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो बस अब सॉल्व करो, तो यहाँ पर क्या जाएगा 26 × 26 साइन 120, यानी साइन 120 का वैल्यू क्या होगा साइन 90 + 30, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का ही घर होता है तो ये cos 30, तो cos 30 यहाँ लिख सकते हो। तो cos 30 का मान क्या होगा, जो साइन 60 का मान होगा। तो बस 26 × 26 और साइन 60, सॉरी cos 30 क्या हो जाएगा √3/2। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13। तो 13 × 6 = 78, 7 13 2 26 और 26 और 13 × 6 = 78 और 13 2 26 और 7 33, यानी 338 √3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 338 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो। अब यहाँ पर क्या बोला, यदि पृष्ठ क्षेत्रफल S वाले एक ठोस गोले को दो त्रिज्या तलों द्वारा 4 समान भागों में काटा जाता है तो सभी भागों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। देखो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन कितना अच्छा से घुमा दिया गया, बताओ। यानी क्या बोला, यदि पृष्ठ क्षेत्रफल S वाले एक ठोस गोला, यानी कोई सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, जिसका आपको क्या बोला है, इसका टोटल सरफेस एरिया यानी TSA आपको दे रखा कितना S के बराबर, ठीक है।
अब क्या बोला, दो त्रिज्या तलों द्वारा चार समान भाग में काटा जाता है। यानी आप इसको क्या समझो कि इसको दो त्रिज्या तलों द्वारा चार समान भाग में काटा जा रहा है। यानी इसको किस तरीके से काटा जा सकता है, ये अगर देखो ये 3D डायग्राम है, इसको समझाता हूं मैं, इसका फिगर बनाऊंगा ना तब आपको समझ आएगा अच्छा से। ये मान लो ये सर्कल है, इसी को किस तरीके से चार इक्वल इक्वल भाग में काटा गया, तो इस तरीके से काटा हो गया होगा दो त्रिज्या तलों द्वारा चार समान भाग में। ये एक पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। बात समझ रहे हो? तो वही बोला है सभी भागों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ अब क्या होगा। यानी सभी का अब आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है, क्या होगा बताओ, समझे? देखो आपको पता है कि बड़ा वाला ठोस गोला का सरफेस एरिया कितना दे रखा था आपको, पृष्ठ क्षेत्रफल s के बराबर है। तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ, फिगर आप समझ गए हो ना, चारों को काटेंगे। यहाँ पर एक ही चीज़ आपको बस समझना है अच्छे तरीके से, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है आपका, ठीक है? ऐसी क्वेश्चन क्यूब में भी आता है, घन को भी बराबर बराबर 3 कट से काटा जाता है, 2 कट से काटा जाता है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ठीक है? यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले, अगर कोई गोले का सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूँ, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करूँ टीएसए का, तो क्या होता है? तो आप बोलोगे भैया 4πr² होता है, जो कि एस के बराबर है, ठीक है? यही होता है ना 4πr²। आपको पता है अगर इसको चार भाग में काटा गया है तो चार से पहले भाग देंगे, तो आप बोलोगे कि πr² होगा 4πr² को चार भाग में काट दिया तो πr² होगा। तो क्या यही होगा क्या उस छोटे जो कट हुआ था एक ठो, मैं एक ठो का डायग्राम भी हल्का से बना देता हूँ, ठीक है? थोड़ा समझना है इसको, ये थोड़ा 3D डायग्राम है, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा, अगर आप थोड़ा सा समझना चाहो तो, ठीक है? ये इसी तरीके से मान लो, ये अगर ये एक भाग है, एक भाग है, इसको हम लोग जैसे कि अभी सरफेस एरिया टोटल क्या था 4πr², चार से काट दिया πr² आ गया। अब इसमें प्लस क्या करेंगे, प्लस अब ध्यान से देखो, यहां पर अर्धगोला है, यहां पर अर्धगोला दिख रहा है और यहां पर भी अर्धगोला दिख रहा है। इतना का तो आपने निकाल लिया πr², मगर ये जब ऊपरी ऊपरी अगर जब काट दोगे तो इसका ऊपर का भी तो एरिया अब आपके पास आ जाएगा ऐड। बात समझ रहे हो? इसका ऊपर का भी तो एरिया आ जाएगा। जब आप एक गोला को जब आप दो भाग में काटते हो, यानी जिसको हम लोग अर्धगोला बोलते हैं, तब उसका सरफेस एरिया क्या करते हो, पहले 4πr² का आधा करते हैं तो 2πr² करते हैं, प्लस ऊपर वाला भी एक तो गोला बन जाता है, तो वहां पर क्या करते हैं πr² को जोड़ देते हैं, यानी क्या आ जाता है 3πr²। यही होता है ना आपका अर्धगोला का सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल। तो उसी तरीके से अब ये अर्धगोला का भी आधा गोला है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें भी देखो यहां पर आधा गोला है और यहां पर आधा गोला है, यानी आधा गोला को मिलाओगे तो क्या होगा, एक गोला बनेगा कि नहीं बनेगा? सीधा सीधा बात समझो, एक गोला बनेगा और एक गोला का एरिया कितना होता है πr²। बात खत्म, यही मैं समझाना चाह रहा था। यानी आप समझ गए कि एक भाग का अगर आप यहाँ पर निकाल ले पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या आ रहा है मेरा πr² प्लस π², यानी कितना हो जा रहा है 2πr², और जो कि टोटल 4 ठो था, तो कितना हो जाएगा 4 गुना 2 8 हो जाएगा, यानी 8πr²। अब ध्यान दीजिएगा ये s किसके बराबर था, 4πr² के बराबर था, तो 8πr² किसके बराबर होगा, 2s के बराबर होगा। तो सीधा सीधा इसका आंसर जाएगा 2s हो जाता है, करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? अगर आप चीजें समझोगे तो आप जल्दी फॉरवर्ड बैकवर्ड भी कर सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि इसलिए ही मैं वीडियो रिकॉर्डेड देता हूं आप लोगों को, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, क्वेश्चन में क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन कितना बड़ा है, और यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चन को जो थोड़े एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, या फिर थोड़ा बिलो एवरेज, ये देख के घबरा जाएंगे, सोचेंगे इतना बड़ा क्वेश्चन है, नहीं बनाएंगे। बात बाकी क्वेश्चन में है कुछ नहीं, क्या बोला, यदि ABCD ऐसी 4 संख्याएं हैं, ठीक है, ABCD कोई 4 नंबर है, इसमें क्या बोला, AB का लघुत्तम संप्रवर्तक, यानी AB का एलसीएम दे रखा है किसके बराबर, B के बराबर, B और C का एलसीएम C है, तथा C और D का एलसीएम D है, तो ABCD का एलसीएम बताओ क्या होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा। बस अब बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, आंसर हो जाएगा D। देखो कैसे हुआ ये समझो, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आप ये देखो ना, नॉर्मली अगर बोल दिया है कि A और B का एलसीएम अगर B है, ये B और C का एलसीएम अगर C है, और C और D का एलसीएम अगर मेरा D है, तो आपसे क्या बोल दिया, ABCD। आप यहां समझो ना, आपको पता है एलसीएम निकालना, अगर ये कोई नंबर होगा, ये भी कोई नंबर होगा, और इसका इन दोनों का एलसीएम अगर B होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो A नंबर है ना, ये इसका एक मल्टीपल है।
जरूर इसका एक मल्टीपल है तभी आपका ए आया नहीं। अगर ये इसका मल्टीपल नहीं होता ना तो फिर पता एलसीएम क्या होता, ए इंटू बी होता। बोलो, बस समझे मेरे बात को। सपोज दैट आप एग्जांपल ले लो ना, 2 और 3, अगर ये नंबर 2 और 3 होता तो क्या कभी भी एलसीएम 3 हो सकता था? नहीं होता, क्योंकि ये इसका मल्टीपल है नहीं, तो नंबर क्या होगा, ए इंटू बी के फॉर्म में होगा। बात समझे? तो उसी तरीके से यानी ए इसका ए क्या है आपका, एक इसका भाजक है, यानी बी का एक मल्टीपल है, तो इसलिए यहां पर बी क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। उसी तरीके से बी भी क्या है, सी का मल्टीपल है, तभी जाके सी यहां पर क्या हो गया, एलसीएम हो गया। उसी तरीके से सी भी आपका क्या है, डी का मल्टीपल है एक, तो डी यहां पर आपका एलसीएम हो गया। तो अब आपको बोला था कि चारों का बताओ एलसीएम क्या होगा, तो आपको पता है डी का क्या है, डी मतलब इसका एलसीएम क्या होगा, डी होगा, क्योंकि डी का ही सब एक मल्टीपल है, तो बस इसका आंसर हो जाएगा डी। एक क्वेश्चन इसको देखो, यदि बिंदुओं द्वारा निर्मित त्रिभुज का केंद्रक बिंदु दे रखा है तो के का मान बताओ क्या होगा। बताओ, ये बिंदु वाला क्वेश्चन भी बहुत बना था आपका। यहां पर आपको 3 बिंदु दे दिया गया, कोई ट्रायंगल का वर्टिसेस दे रखा है, ठीक है, ये 7 और 4 और ये है आपका 10 और 6। इसका सेंट्रॉइड भी दे रखा है, केंद्रक जिसको हम लोग दे रखा है के और 1। आपसे फिलहाल पूछा है के का मान बताओ क्या होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे सेंट्रॉइड डायरेक्ट भी पूछ लिया कि बताओ 3 वर्टिसेस अगर आपको दे दिया जाएगा तो बोलेगा, पूछ लेता आपसे बताओ केंद्रक बिंदु क्या होगा। यहाँ केंद्रक बिंदु दे रखा है, के का केवल मान पूछा है, तो फॉर्मूला यहाँ पर होता है, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये पता होगा। इसी तरीके से एग्जाम में आपको वर्टिसेस दे के आपसे एरिया भी पूछ चुका है, उम्मीद करता हूँ वो भी आपको फॉर्मूला पता होगा। तो यहाँ पर अगर सेंट्रॉइड की बात करूँ तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/3। अगर आपको 3 केंद्रक दे दिया जा रहा है, बोले आपको केंद्र बिंदु निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, ये हो गया x पॉइंट। उसी तरीके से y पॉइंट निकालेंगे तो फिर से y1 प्लस y2 प्लस y3, बस यही हो गया मेरा x पॉइंट और ये y पॉइंट। मतलब आप समझ लो ये 3 और 10 कितना हो गया, 13, 13 में से 7 जाएगा 6, तो 6 को भाग देंगे 3 से तो कितना आएगा, 2 आएगा। उसी तरीके से 5 4 9, 9 में से 6 जाएगा 3, तो 3 से 3 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 1। यानी इस पॉइंट का केंद्रक बिंदु होगा 2 और 1, चूंकि आपको पता है 1 तो दिया ही हुआ था, के का वैल्यू पूछा था ना, तो क्या हो जाएगा 2, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। और एरिया का फॉर्मूला पता ही होगा आपको यहाँ पास, क्योंकि पॉइंट देकर आपसे एरिया भी पूछ सकता था, पूछा भी है एग्जाम में, ठीक है, मीडियन देके भी आपसे पूछ लिया था, तीनों साइड का मीडियन देके भी आपसे एरिया पूछ लिया था। यहाँ पर देखो, ये मोड़ जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, और ये आपका x3 y1 माइनस y2, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, तो ये भी हो गया फॉर्मूला। चलो एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अब यहाँ पर क्या बोला, 23 40 57 और 108 में से प्रत्येक में से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त संख्या प्राप्त शेष मतलब ताकि प्राप्त शेष समानुपात में हो, ठीक है। यानी सिंपल सा क्या बोल रहा है कि यहाँ इन चारों नंबर में ऐसा क्या नंबर घटाएं जो कि एक प्रोपोर्शनल में नंबर बने, यही आपका क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को तो आप बेसिक समझ रहे हो कि मैं मान लेता हूं कि वो नंबर x है, तो 23 माइनस एक्स करेंगे, 40 माइनस एक्स करेंगे, इसका जो प्रोपोर्शनल होगा सेम प्रोपोर्शनल इसके साथ, यानी 57 माइनस एक्स, और ये 108 माइनस एक्स, ठीक है। ये तो आप समझ रहे हो कि ये तो हो गया बेसिक जो आप करोगे, मगर ये करना नहीं है, आप इसका शॉर्टकट भी जानते होंगे। देखो इसका बेस्ट तरीका की अगर मैं बात करूँ ना, इसका बेस्ट तरीका है कि आपके पास ऑप्शन है तो डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर लो, ऑप्शन से डायरेक्ट घटा के देख लो कि कौन सा ऑप्शन इसको फॉलो कर रहा है। डायरेक्ट चेक कर लोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा प्रोपोर्शनल है, वरना बनाने लगोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो उस वक्त, और चूंकि नंबर भी थोड़ा बड़ा दे रखा था, ठीक है। और दूसरा तरीका की अगर मैं बात करूँ तो इसका एक शॉर्टकट वे भी होता है जो मेरे को लगता है मैक्सिमम लोगों को पता होगा, यहाँ पर मैं फिर भी बता देता हूँ। अगर आपको नंबर डायरेक्ट से निकालना है ना, ये देखो ये वाला नंबर और ये नंबर को बस टारगेट करो। देखो इन दोनों नंबर में डिफरेंस कितना का है, इन दोनों नंबर में डिफरेंस कितना का है मेरा, 8 से 51 का डिफरेंस है, और इन दोनों नंबर में डिफरेंस कितना का है मेरा, 17 का डिफरेंस है। बस 23 गुना 17 और यहाँ
सॉरी 23 गुना 17 यहाँ क्यों करूँ, उसका नंबर उसमें है क्योंकि प्रोपोर्शनल है ना, इसको हटाता हूँ। 17 का है तो 17 गुना 57 और यहाँ पर 51 गुना 23, डिफरेंस निकाल लो। तो यहाँ पर देखो 17 सते 9 और 11 और 17 पचे 85 और 85 86 यानी 969। यहाँ पर 23 गुना 1 23 2 115 117 यानी 1173 में 969 घटा लो तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 4, और यहाँ से आपका 6 से 6 जाएगा 0 और 11 से 9 जाएगा 2, यानी ये 204 आया। अब 204 को किससे भाग देंगे तो इन्हीं 51 और 17 का डिफरेंस कितना होता है 34, 34 को भाग दे देंगे तो 34 से भाग देंगे 6, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बोलो क्लियर है? तो बस यही करना होता है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए, वरना एक्स वाला से करने लगोगे तो थोड़ा समय लग जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, थोड़ा नहीं समय ज़्यादा लग जाने वाला है। ठीक है, बाद बाकी कैलकुलेशन अगर आपके फास्ट है, आपके पास टाइम है तो भी आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या बोला है, किसी कलश में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंद है। कलश में एक के बाद एक करके बिना बदले 2 गेंद निकाली जाती है, तो निकाली गई दोनों गेंद के काली होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। बताओ। अब देखो ये क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से है, और मुझे एक वीडियो में कमेंट आया था जब मैं प्रोबेबिलिटी का वीडियो बनाया था एग्जाम के समय, किसी भाई ने बोला था कि आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप झूठ-मूठ का अपना मन से बना रहे हो। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, एग्जाम में जो क्वेश्चन बन रहा था उस वक्त मैं वही क्वेश्चन करा रहा था। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कोई नया नहीं था, ग्रुप डी एग्जाम में भी बेसिक लेवल पर क्वेश्चन पूछा जा चुका था, और एनटीपीसी में भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया, ये आप लोगों को भी पता चल गया होगा। जैसे कि आप देख रहे हो ये क्वेश्चन मैं आपको ऑफिशियल दिखा रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, बेसिक से थोड़ा हल्का मॉडरेट तक क्वेश्चन तो जरूर बनते ही बनते हैं। ठीक है, फिलहाल इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्या बोला है कि किसी कलश में 10 काली बॉल और 5 सफेद गेंद है। मान लो कि कोई एक पॉट है, ठीक है, इसमें आपका 10 तो ब्लैक बॉल है और आपका 5 तो व्हाइट बॉल है। आगे क्या बोला है कि कलश से एक के बाद एक करके बिना बदले, ठीक है, देखो यही इंपॉर्टेंट लाइन है कि कलश से एक के बाद एक करके बिना बदले 2 गेंद निकाली जाती है। यानी पहला बार में कोई गेंद निकालेगा, फिर दूसरे बार में गेंद निकालेगा, ऐसा नहीं कि एक साथ 2 निकालेगा। ठीक है, एक के बाद एक करके आपका 2 गेंद निकाली जाती है। आपसे बोला है कि निकाली गई दोनों गेंदों की काली होने की प्रक्रिया क्या है, यानी जो 2 गेंद आपका निकलेगा उसमें दोनों ब्लैक बॉल होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यही आपका क्वेश्चन है। बताओ। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन समझ गए हो तो ईजिली आप बना सकते हो। आपको पता है प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। प्रोबेबिलिटी होता है क्या, किसी भी चीज़ का अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो होता है क्या फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यहाँ पर देखो ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब समझ रहे हो, किसी भी चीज़ का क्या प्रोबेबिलिटी यानी उस इवेंट में उसका क्या चांसेस है, वो डिवाइडेड बाय टोटल जो भी आपका वे होगा या फिर जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो सारा कुछ। ठीक है, यही होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। यहाँ पास आपको पता है कि देखो 10 काली बॉल थी और 5 सफ़ेद बॉल थी। आपको पता है टोटल सैंपल स्पेस की बात करें, यानी आपको तो पता होगा प्रोबेबिलिटी में अगर अब मैं बात करूँ तो खेल किसका होता है, कॉम्बिनेशन का ही खेल होता है। आपको पता है टोटल 10 बॉल और 5 बॉल 15 बॉल, 15 बॉल में अगर एक एक करके निकाला जा रहा है, ठीक है, एक एक करके निकाला जा रहा है, तो सबसे पहले टोटल सैंपल स्पेस यानी बात करें तो कितना हो जाएगा 15C1 हो जाएगा। बोलो, क्योंकि 15 बॉल में से एक बॉल निकाल रहा है, ये टोटल सैंपल स्पेस हो गया, यानी टोटल इतना कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, अब क्या बोला था कि उसमें एक बॉल ब्लैक, मतलब दोनों बॉल ब्लैक होने की क्या प्रक्रिया है। अब दोनों बॉल की अगर ब्लैक की बात करें तो 10 काला बॉल है और 5 सफेद बॉल है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी अब 5 सफेद को छोड़ो, 10 काला बॉल में आप एक बॉल ब्लैक निकालोगे तो उसमें उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा 10C1 होगा। क्लियर, क्योंकि एक बॉल निकाले तो 10C1 हो जाएगा, क्योंकि उसी काला बॉल में एक बॉल आपका होगा, उसका कॉम्बिनेशन बन रहा है इनटू, ठीक है, इनटू, क्योंकि आपको एक बॉल अभी और निकालना है। अब दूसरा जब आप बार निकालने गए तो अब मेरे को बताओ, दूसरा बार आप जैसे निकालने जाओगे तो अब बैग में कितना बॉल बचेगा, 14 बॉल बचेगा, क्योंकि एक बॉल आपने निकाल लिया है। तो फिर से सैंपल स्पेस की बात करें तो क्या हो जाएगा 14C1। क्लियर। अब बताओ,
अब ब्लैक बॉल अब कितना हो जाएगा, क्योंकि एक बॉल अब निकल चुका है, तो अब कितना बच गया होगा ब्लैक बॉल, 9 बॉल। उसका फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 9C1। बस यही तो आपको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ के बनाओगे ना, यकीनन मेरा विश्वास करो कभी भी गलत नहीं होने वाला। तो यहाँ पर 10C1 फॉर्मूला आपको पता है। 10C1 क्या होगा, 10 के बराबर। 9C1 क्या होगा, 9 के बराबर। 15C1 क्या होगा, 15 के बराबर। 14C1 क्या होता है, 14। बस सॉल्व करो यार। 3 से काटेंगे ये 3 बार में, ये आपका 5 बार में। 5 से काटेंगे ये 2 बार में, और कट रहा है, 2 से काट लो ये 7 बार में, यानी 3/7 आपका प्रोबेबिलिटी होगा। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन इसको देखो। अब यहाँ पर क्या बोला, एक लड़के को 495 को 36 से गुना करना था, परंतु प्रश्न में दिए गए अंकों में से एक अंक को गलत पढ़ने के कारण उसका उत्तर 16,740 आया। तो उसने किस अंक को गलत पढ़ा था, बताओ। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, कोई स्टूडेंट को बोला जा रहा है कि 495 से गुना करो। किसको 495 को 36 से गुना करना था। वो क्या कर रहा है कि कुछ उस नंबर में किसी नंबर को गलत पढ़ने के कारण वो गुना कर देता है 36 से, जिसमें उसका रिजल्ट क्या आता है, 16,740 आता है। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछ रहा है, बताओ उसने किस अंक को गलत पढ़ा था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब सबसे पहले देखो, अगर ये नंबर को 36 से गुना करना था जबकि वो उसमें से कुछ गलती कर देता है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 16,740 आ रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर में जब हम 36 से भाग देंगे तो वो नंबर आ जाएगा जो नंबर से वो गुना किया होगा। तो बस देख लेंगे कौन सा नंबर आपका उल्टा कर दिया था। तो 36 से इसको गुना कर लेते, तो 36 से गुना करेंगे तो 36 5 180 होता है, यानी 5 बार में जाएगा नहीं। 36 चौके 144, यानी 144 बोले तो 7 से 4 जाएगा 3, और 6 से 4 जाएगा 2। ठीक है, 2 3 4, यानी यहाँ तो आपका 36 4 हो गया, और 36 पचे और 36 6, 36 6 कितना हो जाएगा 216, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 18 0, यानी 465 आपका यहाँ पास आ गया। 465 आ गया, यानी वो क्या किया था, 465 से गुना कर दिया था। तो बताओ कौन सा अंक को गलत कर दिया था, यानी 9 वाला नंबर को गलत कर दिया था। बाकी 4 5 तो था ही। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन इसको देखो क्या है, यहाँ पर क्या बोला, ये संख्या किस टाइप का नंबर है बताओ। एक प्रकृति की एक नेचुरल संख्या है, या फिर एक आपका इरेशनल नंबर है, या फिर एक इंटीजर है, या फिर रैशनल नंबर, ये आपको बताना है। नंबर अगर आप ध्यान से देखो 1.1, फिर 1 2 है, 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 है। नंबर आपको देख के पता चल रहा है कि ये किस टाइप का नंबर है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जैसे कि हटाता हूँ आपको, अगर मैं बताऊँ डेसिमल, डेसिमल का अगर मैं फॉर्म की बात करूँ तो आपको पता है डेसिमल क्या होता है, एक रिपीटिंग होता है, ठीक है, जिसको हम लोग रिपीटिंग बात में बोलते हैं। टर्मिनेटिंग होता है एक डेसिमल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 पार्ट आ जाते हैं, एक रिपीटिंग होता है, ठीक है, और एक होता है आपका नॉन रिपीटिंग। तो यहां पर अगर मैं बात करूं टर्मिनेटिंग, जितने भी डेसिमल के टर्मिनेटिंग फॉर्म होंगे वो सारा क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होते हैं, अब 2 टाइप का, एक रिपीटिंग होगा, यानी एक रिपीट करता जाएगा नंबर, और एक आपका नॉन रिपीटिंग नंबर। अब इसमें रिपीटिंग वाले जो भी नंबर होंगे वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। और जो नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है, नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहां पर ये भी संख्या क्या है, ये संख्या क्या है, देखो ध्यान से, नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है, और ऊपर से आपका रिपीट भी नहीं कर रहा, नॉन रिपीटिंग है। तो यानी आपका ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, यानी एक अपरिमेय संख्या। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। एक समबाहुभुज के अंतःकोण और बहिष्कोण का अनुपात दे रखा है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। यानी क्या बोलना चाह रहे हैं कि कोई एक पॉलीगोन है जिसका इंटीरियर एंगल का कोण और एक्सटीरियर एंगल का कोण का रेशियो दे रखा है, तो आपसे उस पॉलीगोन का साइड पूछ रहा है, नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे बताओ। यानी कोई भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है, तो आपको पता होगा रेगुलर पॉलीगॉन का अगर एक कोण की बात कर रहा है, क्योंकि एक कोण है, ठीक है, इंटीरियर एंगल का सिर्फ केवल एक कोण की बात कर रहा है, तो सबसे पहले सम ऑफ इंटीरियर एंगल यानी आंतरिक कोण का योग का फॉर्मूला पहले होता क्या है, तो आप बोलोगे n-2 पाई। चूंकि एक एंगल की बात करें तो इसी में से n भाग दे देंगे। क्लियर।
ये मेरा इंटीरियर एंगल आ गया एक ठोका। अब एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। अगर एक एंगल की बात करें तो क्या हो जाएगा, 360/n। इसी का तो रेशियो दे रखा है 4 और 1 का अनुपात में। आप यहाँ से n का वैल्यू नहीं निकाल लोगे आसानी से, आराम से निकाल लोगे। n कट गया, ये 180 होता है, ये भी 2 बार में कट गया, ये 4 वहाँ चला जाएगा, यानी n-2, ये 8, ये आपका 2 वहाँ चला जाएगा, तो क्या होगा 10। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। संख्याओं 2, 4, 5, 8, 2 और 3 का मध्य आपको दे रखा है। संख्याएं 4, 3, 3, 5, m3 और p का मध्य m+1। मध्य का q दे रखा है, बहुलक r दे रखा है। आपसे पूछा है p + q - r का मान बताओ क्या होगा। देखो, केवल कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाए जाते हैं। यहाँ पर देखो, पहले क्या बोला था, कोई एक डेटा दे रखा 2, 4, 5, 8 और 2 और साथ में 3। इसका मध्य यानी इसका मीन आपको दे रखा है m के बराबर। तो सबसे पहले आप इसका मीन निकाल सकते हो। अब मीन होता है क्या है, एवरेज। तो इसको यहाँ पर पहले मीन निकाल लो। 4, 2, 6, 6, 5, 11, 11 और 8, 19, 19, 2, 19, 2, 21 और 21, 3, 24। 24 को 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 4। यानी आप समझ गए m का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। मध्य मेरा कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। अब आगे क्वेश्चन को फर्दर बढ़ाते हैं। 4 समझ गए ना। अब उसी तरीके अब नेक्स्ट डेटा में क्या बोला, 4, 3, 3, 5, m का जगह मैं 4 लिख रहा हूं, 3 और ये साथ में आपका एक p भी है। अब इसका मध्य क्या बोल रहा है कि m+1 है, ठीक है, इसका मध्य। अब उसी तरीके से फिर से उसी करेंगे, 4, 3, 7, 7, 3, 10, 15, 19, 22, यानी 22 + p, टोटल कितने नंबर है, 7 नंबर। इसका मध्य कितना था, m+1। m का वैल्यू मेरा 4 आया था, 4 और 1 कितना होगा, 5। तो 7, 5, 35, 35 बोले तो p का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। बोलो क्लियर है। m का वैल्यू मेरा क्या आ चुका था, 4 आ चुका था। सबको क्लियर है यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो, मेरे पास m का भी वैल्यू आ गया, p का भी वैल्यू आ गया। अब मध्यिका क्या बोला है, मध्यिका q के बराबर है, बहुलक r के बराबर है। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूं। p का वैल्यू 13 याद रखना। अब मैं इसको आसानी से हटाता हूं। अब देखो, ये मेरा नंबर क्या क्या था, 3, 5, m का जगह मैं 4 लिख रहा हूं, 3 लिख रहा हूं, और ये p का वैल्यू मेरा 13 आया था। अब देखो, यही डेटा है। अब इसका मध्यिका अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो मध्यिका आपको पता कैसे निकालते हैं, पहले नंबर को आरोही क्रम में करते हैं। आरोही क्रम में अगर मैं बात करूं तो आरोही क्रम में क्या आ जाएगा, पहले 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, और फिर उसके बाद 13 आएगा। 13 आएगा ना, 3, 3, 6, एक नंबर छूट गया। कौन सा नंबर छूट गया, 3, 3, अच्छा 4 एक बार और है, देखो, तो 4 एक बार और है, यानी ये आपका 5 और ये 13। अब बोलो, ये नंबर आरोही क्रम में आ गया। तो मध्यिका क्या होता है, आपको पता है, बीच वाला नंबर ही मध्यिका कहलाता है। यानी ये नंबर मेरा क्या होगा, मध्यिका कहलाएगा। मध्यिका बोले तो मध्यिका आपको क्या बोला था, मध्यिका q के बराबर है, यानी यही मेरा q का वैल्यू हो गया। और आपको पता है बहुलक, अब उसी में बहुलक क्या बोला, आर है। तो आपको पता है मोड, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है वही मेरा मोड हो गया। यानी आर का वैल्यू देखो, ये हो गया 3, यानी आर का वैल्यू हो गया 3, क्यू का वैल्यू हो गया ये, और पी का वैल्यू मेरा क्या आया था, 13। आपसे क्या पूछा था, पी + q - आर। तो पी और क्यू को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो, पी और क्यू को जोड़ेंगे तो 13, 4, 17, 17, और 17 में से आपका आर को यानी घटाएंगे तो कितना, 17 में से 3 जाएगा तो 14, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अब ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोल रहा है, ये एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करके दे दिया गया। ठीक है, ये एक नंबर है कि इस नंबर के कितने ऐसे गुणनखंड हो सकते हैं जो कि 50 से विभाज्य है लेकिन 100 से विभाज्य नहीं होनी चाहिए। यानी इस नंबर के ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो केवल और केवल 50 से ओनली डिविजिबल होने चाहिए, नॉट 100 से। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, बताओ। तो सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन में एक एडिशनल ये चीज को ऐड किया गया। जैसे कि मैंने ये इसके ऊपर ऑलरेडी आपको फैक्टर के भी ऊपर मैंने पूरा वीडियो में पूरा क्लियरली हर एक चीज़ बताया। अगर आप मेरा वीडियो फॉलो करते हो तो ये क्वेश्चन तो आप इजीली बनाओगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, जितना भी जिस भी तरीके से क्वेश्चन, सब बनाओगे आप। यहाँ पर देखो, ये नंबर का पहले से प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे रखा। हो सकता था ये नंबर के जगह इसके जगह पे कोई नंबर लिख देता,
ठीक है, बोल देता है 2160 है, बताओ भाई इसका कितना गुणनखंड हो, मतलब इसके कितने गुणनखंड होंगे। चूंकि गुणनखंड नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है कि इसके कितने ऐसे गुणनखंड है जो सिर्फ सिर्फ 50 से डिवाइड होगा, 100 से नहीं डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि अगर मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन दे दिया है तो मेरा काम आधा पहले ही आसान कर दिया। टू के पावर में 2 है, ये 3, और ये आपका 5 स्क्वायर, और ये आपका 7। तो क्या बोला था कि इसमें ऐसे कितने नंबर है जो 50 से विभाज्य है लेकिन 100 से विभाज्य नहीं है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ इस नंबर का टोटल फैक्टर कितना होगा, तो आप तो जोड़ दोगे, +1 करके मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 2 का 3, 3 2 6, 6 3 18, 18 2 36, यानी इसका टोटल 36 गुणनखंड होंगे। मगर ये नहीं बोला है कि गुणनखंड नहीं पूछ रहा, बोला 36 गुणनखंड में ऐसे कितने नंबर है जो 50 से विभाज्य है मगर 100 से नहीं होने चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 50, ये 50 का भी हम लोग इसका गुणनखंड निकाल ले रहे हैं, पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 गुना 2, यानी 2 × 5 का स्क्वायर, यानी वो नंबर जो इसके मल्टीपल होने चाहिए। तो मेरा ये वाला तो इसका फैक्टर, मतलब इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन तो था ही, यानी ऐसे नंबर मेरे को बनाना है जो इसका मल्टीपल होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीपल होना चाहिए। तो इसको यहां बाहर रखते हैं, तो देखो यहाँ पर 2 स्क्वायर है, यानी ये नंबर इधर आ जाएगा। ठीक है, 3 आपका आ जाएगा अंदर, 5 स्क्वायर तो पहले बाहर निकल गया। ठीक है, क्योंकि हमको ऐसे नंबर बनाना है जो 50 से डिवाइडेड होना चाहिए लेकिन 100 से विभाज्य नहीं। ये अभी मैं इसको भूल चुका हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये 2 आ गया, 3 आ गया, 5 का स्क्वायर, चूंकि ये कॉमन आ चुका था इसके थ्रू, और ये आपका 7 आ गया। यानी अब आपका ये जो नंबर है ऐसे इन तीनों नंबर के साथ वो नंबर बनाएगा जो 50 के साथ डिविजिबल है। ठीक है, ये नंबर अब इन तीनों नंबर के साथ ऐसे नंबर बनाएगा जो 50 के साथ डिविजिबल है। ध्यान दीजिएगा, मेरे बात को सुनिएगा, 50 के साथ डिविजिबल है। मगर क्वेश्चन में आपको ट्विस्ट क्या डाल दिया था कि लेकिन 100 से डिवाइडेड नहीं होना चाहिए साथ ही साथ। अब देखो यहां पर, ये तो आपको पता है 25, 5 का स्क्वायर 25 और 25 2 50, ये 50 जब इसके साथ नंबर जैसे बनाने जाएगा तो 50 गुना 2 क्या हो जाएगा, 100। यानी ये नंबर को अब आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर से आप जो भी नंबर बनाने जाओगे ना, सारा नंबर 100 से डिविजिबल फिर हो जाएगा। तो इस नंबर को यहीं पर स्किप कर दे रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो हम लोग फिर क्या कर लेते, जैसे करते हैं 2 के पावर में कुछ नहीं है 1, 1 का +1 2 करते हैं, यहाँ पर भी 2 करते हैं, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1, जो हम लोग करते हैं पावर में +1 करके मल्टीप्लाई, तो 2 4 8, इसका आंसर 8 होता। कब, जब बोलता सिर्फ 50 से डिविजिबल, बट 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो इस कारण से ये नंबर को हम लोग हटाएंगे, क्योंकि ये नंबर इसके साथ मिलकर 100 का नंबर बनाएगा। तो 100 वाले नंबर को पहले हटा दे रहे। अब नंबर को देख लो तो क्या करेंगे, फिर से वैसे ही करेंगे, कुछ नहीं है 1 1 1 2 और 2 × 2 4, यानी 4 ही ऐसे नंबर होंगे जो सिर्फ 50 से डिविजिबल होगा, 100 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलो क्लियर है। मैंने अपने तरफ से पूरा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है ताकि आपको यहाँ पर हर एक चीज़ अच्छे से तरीके से समझ आए। ठीक है, चलिए। और देखो, मेरा कोशिश भी यही होता है कि जितना समय में मैं कम से कम समय में आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, बात बाकी आप चाहते हो कि बहुत अच्छे से समझना है तो फिर आपको पूरा वीडियो ही समझना पड़ेगा। ठीक है, बात बाकी रिवीजन के लिए तो इतना काफ़ी होगा, अगर आप मेरा वीडियो फॉलो करते हो तो इतना बहुत काफ़ी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई कर लो। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला, एक समबाहु त्रिभुज का अंतवृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है। यदि त्रिभुज का एक भुजा x है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको पहले एक चीज़ हल्का से बता देता हूँ जो सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। कोई भी समबाहु त्रिभुज के अंदर में जब सर्कल होता है, ठीक है, सपोज दैट ये इस ट्रायंगल का अगर साइड, अगर सपोज मैं मान लेता हूँ कि x है, ठीक है, और ये वाला इसका रेडियस हो गया, तो इसका अंतर त्रिज्या यानी जो इसका जो अंदर का जो रेडियस होगा वो किसके बराबर होता है, r = ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, x/2√3। बोलो ये आपको पता है कि नहीं पता, पहले बताओ तो। कोई भी अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर में अगर सर्कल है, सर्कल का रेडियस r है, और इसका भुजा अगर आपको दे दिया जाए इक्विलैटरल ट्रायंगल का x, तो रेडियस क्या हो जाएगा, x/2√3। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है। उसी तरीके से अब यहां पर उल्टा केस कर देता हूं, सर्कम रेडियस। जैसे कि अब मैं बोलता हूं कि अब ये सर्कल है, सर्कल के अंदर में इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और अभी भी आपको यहां पर
इसी त्रिभुज का अब आपको भुजा अगर यहां पर x दे दिया, रेडियस पूछे, तो अब यहां पर रेडियस क्या हो जाएगा, तो r इक्वल टू हो जाएगा x बाई केवल √3। बोलो क्लियर है? ये दो चीज आपको एकदम से पता होना चाहिए। ये दो चीज का यहाँ पर इसी का मदद आपको लेना था यहाँ पास, ठीक है। बाद बाकी ये इसको हटा रहा हूँ, बाद बाकी ये चीज़ तो पता आपको भी समझ आ जाएगा। अगर इस सर्कल के अंदर में कोई एक स्क्वायर है, ठीक है, कहीं यानी कोई इस वृत्त के अंदर में कोई एक वर्ग है, तो इस सर्कल का जो डायमीटर होगा, यानी ये जो डायमीटर होगा वो इस वर्ग का विकर्ण के बराबर होगा कि नहीं होगा, डायगोनल के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये समझ आ रहा ना आपको ये रिलेशन? बस अब क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको यही गुमराह करने के लिए और एक चीज ऐड कर दिया गया था। एक समबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है, ठीक है, वही बोला गया है। ये आप ऐसे मान लो अब अच्छा से, इसके अंदर में आपका एक सर्कल हो गया और सर्कल के अंदर में एक वर्ग खींचा गया। अब क्या बोला, यदि त्रिभुज की भुजा x है, अब वही बोलना चाहता हूँ, त्रिभुज की भुजा अगर x है तो सबसे पहले मेरे को बताओ, अभी हम रेडियस कैसे निकालेंगे। रेडियस आपको पता है, अभी मैंने बताया, रेडियस मेरा क्या हो जाएगा आपका x बाई 2√3 हो जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ भैया हो जाएगा इला, यानी अभी मेरे पास रेडियस निकल के आया है। आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा था, वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये मेरा रेडियस है, यानी डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर, ये मेरा डायमीटर क्या हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स कर देंगे, 2 टाइम्स करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यानी मेरा डायमीटर क्या आ गया x बाई √3। अब ये डायमीटर मेरा किसके बराबर होगा, इस स्क्वायर का डायगोनल के बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी इस स्क्वायर का विकर्ण के बराबर होगा। और आपको पता फॉर्मूला क्या होता है, √2a होता है। a मैं मान लेता हूं कि इस स्क्वायर का भुजा है a। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, a इक्वल टू x बाई √6 आएगा कि नहीं आएगा, मेरे को ये आप बताओ, ठीक है। यही मेरा भुजा है और आपको पता है वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर और √6 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, x² बाई 6, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बस यही तो आपको करना था यहाँ पास, क्लियर। तो बस इसी के साथ ये वाला भी मेरा क्वेश्चन खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ आप सभी को समझ आया होगा। और एक चीज़ और मेरे को याद आया, ये भी मैं बता देता हूँ, जैसे कि अब मान लो कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कोई एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के अंदर में अगर कोई आपका एक सर्कल बना है, ठीक है, अब इसका रेडियस की बात करें, ये आपको हाइपोटेनियस यानी कर्ण दे दिया जाए, ये आपको परपेंडिकुलर दे दिया जाए और ये आपको बेस दे दिया जाए, तो यहाँ पर रेडियस क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, p+b माइनस h/2। ये भी आप नोट कर ले सकते हो, ठीक है, बस क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, नो डाउट। चलिए, तो इसी के साथ मेरा ये वाला भी सेशन कंप्लीट होता है। और आपका उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग बस प्रैक्टिस करो। मेरे को बस इतना अभी इस वक्त समझ आता है कि आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी अच्छी एक्यूरेसी होगी, उतने अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। बात बाकी मैं मानता हूँ कि एग्ज़ाम जितना डिले हो रहा है उतना ही आप लोगों के अंदर मानसिकता प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है। बट देखो एग्ज़ाम होने को है, बहुत कम ही समय बचा है, इतना मान के अब चलो, ठीक है। बात बाकी अपने अंदर अभी इस वक्त कोई भी नेगेटिविटी चीज़ अंदर मत आने दो, जो है आना है पॉजिटिविटी चीज़ को आना है, क्योंकि आप बहुत एग्जाम के करीब है। अगर अभी कुछ भी अगर उल्टा पुल्टा सोचते हो करते हो तो इससे आपका पेपर खराब हो जाएगा। पेपर खराब होने का मतलब आप समझते हो, ठीक है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर सब वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पहली दफा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो जरूर से ज्वाइन करो। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका PDF भी जो होगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम में दे दूंगा, ठीक है। चलिए फिलहाल यहाँ पर वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।